देखिए हम लोग सीए फाइनल का ओल्ड कोर्स का डायरेक्ट टैक्स लॉस का ये पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 आप कम से कम सॉल्व करके दीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड कोर्स का, सीए फाइनल में आया है। वैसे पहले कई बार एग्जाम्स में पॉइंट्स पूछे हुए हैं, तो सिमिलर से क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, तुलसी लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, किस में एंगेज है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में एंगेज है। शो द नेट प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़ एंड 47 लैक्स। कितना नेट प्रॉफिट शो किया है? फॉर 2 करोड़ 47 लैक्स का नेट प्रॉफिट शो किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। अब पहला देखिए, ₹45 lakhs paid to X Limited towards feasibility study conducted for examining proposals for technological advancement relating to existing business। तो इन्होंने क्या है, एक इनिशियल feasibility study करवाई जिसमें 45 लाख रुपए क्या है पे किए, जो आगे कैसे अपन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें, परंतु जो प्रोजेक्ट था वो अबंडेंट विदाउट क्रिएटिंग एनी न्यू एसेट। तो इसके रिलेशन में ऑलरेडी कोर्ट की रूलिंग आई हुई है प्रिया विलेज रोड शोज के केस में, जहां पे इस एक्सपेंडिचर को क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में अलाउ किया गया है, because it has not resulted in any asset, new asset has not been created in this case, तो it is allowed as a revenue expenditure। तो ये जो आपके एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है वो अलाउ होएगा, सिंस इट इज ऑलरेडी बीन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। चूंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट हुआ है, इसलिए इसका कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹72 lakhs, ये क्या है, एड बैक कर दिया जाएगा, और जो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन वर्कआउट होकर आएगा वो अलाउ होएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड 3 lakhs फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू कुड नॉट मेटेरियलाइज ड्यू टू नॉन क्लियरेंस बाय सेबी। अपन ने खर्चा किया 3 लाख रुपए का कि भाई हम पब्लिक इशू लेके आएंगे, और पब्लिक इशू क्या है, मेटेरियलाइज नहीं हो पाया क्योंकि ये क्लियरेंस सेबी से नहीं मिली। तो ये बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया आपका। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है, इसको क्या किया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा, ये वापस से एडबैक हो जाएगा। देन प्रॉफिट ऑफ ₹10 lakhs ऑन सेल ऑफ प्लॉट टू एस लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी, द एंटायर शेयर्स ऑफ विच आर हेल्ड बाय द एसएससी कंपनी। द प्लॉट वाज एक्वायर्ड ऑन 30/9/2018। तो देखिए, अपन ने देखा कि अगर कोई होल्ड, ये तो फाइनल में भी आया था सीए फाइनल के न्यू सिलेबस में, होल्डिंग कंपनी अपनी 100% सब्सिडरी कंपनी को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करती है या वाइस वर्सा, और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होती है, तो ये सेक्शन 47(4) की वर्च्यू से या 47(5) की वर्च्यू से वाइस वर्सा में उस कैपिटल गेंस में कोई टैक्स लेविएबल नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, तो कोई कैपिटल गेंस टैक्स लगेगा नहीं। पर 8 साल के अंदर रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो जाती है या ट्रांसफरी कंपनी कन्वर्ट कर लेती है कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तो फिर जो कैपिटल गेन होल्डिंग कंपनी के एंड्स में एग्जेम्प्ट हुआ था, ट्रांसफर के एंड में एग्जेम्प्ट हुआ था, वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाता है बाय रीओपनिंग द असेसमेंट। वो 47A का एग्जेम्पशन का विड्रॉल का पॉइंट दे रखा है। अब यहाँ पे क्या है, कोई टैक्स लगेगा नहीं। 10 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन ने क्रेडिट किए हैं, वो क्या है, कम कर दिए जाएंगे, कैपिटल गेन्स में कुछ टैक्सेबिलिटी अराइज होगी नहीं। अब ये बोला कि लॉस ऑफ ₹3 lakh इज इनकर्ड बाय ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्या है, जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस के जो लॉसेज हैं, नॉट, ये स्पेक्युलेटिव लॉस नहीं माने जाएंगे, ये स्पेक्युलेटिव लॉस नहीं माने जाएंगे। ये क्या है, लॉस जनरल बिजनेस लॉस है। अब ये जनरल बिजनेस लॉस ही माने जाएंगे, अदर लॉस जो हैं जनरल बिजनेस लॉस है, स्पेक्युलेटिव नहीं है। अगर स्पेक्युलेटिव होते तो जनरल बिजनेस से स्पेक्युलेटिव लॉस एडजस्ट नहीं हो पाते, तो ये एडजस्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको एड बैक करते हैं तो वापस से ये अलाउ भी हो जाएगा। देन प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुरियल वैल्यूएशन 130 लाख है, तो ये एड बैक हो जाएगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ऑन बेसिस ऑफ एक्चुरियल वैल्यूएशन, पर जो एक्चुअल ग्रेचुटी पे की गई है उसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन एडमिजिबल होगा। अब देखिए, 8.5 लाख रुपए एडिशनल कंपनसेशन रिसीव वाया फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट परसुएंट टू इंटरिम ऑर्डर ऑफ कोर्ट in respect of land acquired
बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर 14-15। तो अभी अंतरिम आदेश आया है, तो जो इंटरिम ऑर्डर पे जो अमाउंट रिसीव होता है इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन्स टिल द अवार्ड इज फाइनलाइज्ड, जब तक ये अवार्ड फाइनलाइज नहीं किया जाता है। जब फाइनल कंपनसेशन मिलेगा तब ये क्या होएगा, टैक्सेबिलिटी होगी। तभी जो 8.5 लाख रुपए आपने क्रेडिट किए हैं वो बिजनेस से तो रिड्यूस कर दिए जाएंगे और कैपिटल गेन्स में इसका टैक्सेशन नहीं होगा। ये न्यू सिलेबस में भी पूछा था पॉइंट। फिर देखिए वन टाइम लाइसेंस फीस भी है फॉरेन कंपनी को फॉर ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइज, तो ये 80 लाख रुपए का एक तरह से आपने क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है, ये डिसअलाउ हो जाएगा। और इस पे डेप्रीसिएशन, क्योंकि फ्रेंचाइज इंटेंजिबल एसेट है तो डेप्रीसिएशन अलाउ हो जाएगा। 25% रहती है रेट, पर ये 1/10 को ऑब्टेन हुआ है तो 12.5% की रेट से क्या ये इंटेंजिबल एसेट पे डेप्रीसिएशन फर्दर एडमिसिबल होगा। अब 15 लाख रुपए दिए हैं टुवर्ड्स परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम एनआर meant for subsequent resale in Indian market. No tax was deducted at source, which was ultimately sold at profit of what, 1920. तो देखिए अपन ने एनआर से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिया, ठीक है, और उसके लिए अपन ने ये पेमेंट किया, तो ये रॉयल्टी की एम्बिट में आता है, ये रॉयल्टी की एम्बिट में आता है। अगर आपने रॉयल्टी का पेमेंट किया और आपने टैक्स नहीं डिडक्ट किया तो ये एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है, डिसअलाउ हो जाता है। ये एक्सपेंडिचर क्या है 40A1 के अंदर डिसअलाउ होता है। पर एक सर्कुलर भी दे रखा है, एक नोटिफिकेशन भी आया हुआ है सीबीडीटी का, जिसमें बोला है कि सपोज कीजिए एनआर ने कोई सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया था और उस समय उसका टीडीएस हुआ है ऑलरेडी 195 में, या फिर क्या है अपन एनआर से सॉफ्टवेयर ले रहे हैं 195 में टीडीएस हो रहा है, तो अब ये डिक्लेरेशन वो दे देता है ट्रांसफरी को कि भाई ये हमने जो ये सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया था इस पे ऑलरेडी रॉयल्टी पे हो चुका है, ठीक है, या और अपना पैन नंबर दे देता है, या अपन रेजिडेंट से एक्वायर करते हैं तो उस पर ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है 194J में, तब तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अब इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोल रहा कि अगर अपन ने इंपोर्ट किया डायरेक्टली एनआर को ये रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हैं हम, तो फिर क्या है इस पे टीडीएस होना जरूरी था। सब्सिक्वेंट ट्रांसफर पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती जब ट्रांसफर से ये अंडरटेकिंग ट्रांसफरी को मिल जाती है कि उस पर ऑलरेडी क्या है टीडीएस हो चुका है और उसका पैन अपन ले चुके हैं, तब नहीं होता। तो अपन तो ये प्रिज्यूम करते हैं कि अपन ने इंपोर्ट किया है उससे, तो फिर उस केस के अंदर जो रॉयल्टी है उस पर टीडीएस होना जरूरी था, टीडीएस नहीं किया तो ये एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। फिर देखिए एज अ कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग द बैंक हैज कन्वर्टेड अनपेड इंटरेस्ट ऑफ ₹10 लाख अप टू 31 मार्च 19 इनटू अ न्यू लोन। तो अपन ने देखा कि कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट इनटू न्यू लोन, ये डज नॉट टेंट अमाउंट टू पेमेंट अंडर 43B, ये दे रखा है वहां एक्सप्लेनेशन। जब इसकी जो कन्वर्टेड लोन की जब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी देन ओनली डिडक्शन इज अलाउड, तभी आपको क्या है डिडक्शन अलाउ होगा। तो अब इसमें कन्वर्ट किया न्यू लोन पे और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, जिसमें 2 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे की है मार्च 20 में, तो ये 2 लाख रुपए आपके 43B के हिसाब से फर्दर क्या है अलाउ हो जाएंगे। आईटी पे के से डेप्रीसिएशन 75 लाख था। उसके अलावा ये देखिए क्या बोल रहे हैं, कंपनी हैज इंस्टॉल्ड अ न्यू मशीनरी वर्थ ₹300 lakhs on 1/6/2019 in notified backward area in state of तेलंगाना, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दिया इसने 250 लाख इन प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1/11, आउट ऑफ विच 50 लाख की क्या है आपके सेकेंड हैंड प्लांट था। तो सेकेंड हैंड प्लांट पे एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड इन्वेस्टमेंट अलाउंस ऑन दिस मशीन वाज नॉट कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन एक तो कंसिडर नहीं किया, एक तो 35% की रेट से आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है तेलंगाना में, और अगर पुट टू यूज लेस देन क्या है 180 डेज है, तो फिर क्या है, जैसे 180 डेज से कम काम में आ रही है तो वहाँ आधी रेट से मिलेगा 17.5% से, और इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको अलग से मिल ही रहा है 32 AD के प्रोविजंस के अनुसार। तो अब ये कह रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करनी है क्या, दी टोटल इनकम तुलसी लिमिटेड की, मैट को कंसिडर करना नहीं है अपने को, और हर आइटम के इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन आपको देने हैं। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है जो अपन सबसे पहले तो कंप्यूटेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट में है कंप्यूटेशन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन की कंप्यूटेशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1/6/2019, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1/6/2019 कितने लाख की है ये, 300 लाख की है। एंड न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड ऑन 1/11/2019 जो वैसे तो आपने लगाई है 250 लाख की, माइनस 50 लाख सेकेंड हैंड प्लांट है। नो एडिशनल डेप्रिसिएशन is allowed on second hand plant। ठीक है, तो ये 200 लाख हो गए, तो टोटल 500 लाख है। तो एक तो हो जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, यानी 200 पे तो आपको मिल जाएगा 17.5% की रेट से, और बैलेंस अगले साल मिलेगा। और बाकी जो आपके 300 लाख हैं इन पे 35% की रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 200 का तो हो गया कितना, 17.5%, 35 लाख तो ये हो गया, और 300 का हो गया 35%, यानी 105 लाख ये हो गया, 105 लैक्स। तो ये हो गया अपना 140 लाख, तो आपके एडिशनल डेप्रिसिएशन एडमिसिबल हो गया। 32 AD के अंदर आपको मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलता है 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। इसमें भी नो इन्वेस्टमेंट अलाउंस ऑन सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी में कोई इन्वेस्टमेंट अलाउंस आपको एडमिसिबल नहीं होगा। 32 AD में इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे आपके हो गया 300 और 200, 500 लाख का 15%, 500 लाख का 15%, यानी 75 लाख रुपए का आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल रहा है जो 32 AD के अंदर। ये तो अपन ने इसकी कंप्यूटेशन की। अब आप मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,47 lakhs। नेट प्रॉफिट
एज पर P&L अकाउंट 2,47,00,000। फिर देखिए पहला है एक्सपेंडिचर ऑन फीजिबिलिटी स्टडी। एक्सपेंडिचर एड लेस की बात चल रही है। एक्सपेंडिचर ऑन फीजिबिलिटी स्टडी in respect of where project was abandoned। तो ये एक तरह से आप अच्छे से लिख दीजिएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, same is debited to P&L account, same is already debited to P&L account, hence no further adjustment will be required। चूंकि ये पहले से ही डेबिट हुआ है P&L में, कोई फर्दर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, एड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड एज पर कंपनीज एक्ट, ये एड बैक हो जाएगा और जो इनकम टैक्स का है वो अलग हो जाएगा। 72 लाख ये हो गया। फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पब्लिक इशू of shares where issue could not materialize due to non-clearance of SEBI। ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, same is debited to P&L account, hence disallowed। ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउ कर दिया जाएगा। कितना अमाउंट है ये? 3 लाख रुपए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ प्लॉट, सेल ऑफ लैंड ट्रांसफर टू 100% सब्सिडरी। इसके लिए वर्किंग नोट में लिख देना। वैसे तो कैपिटल गेन्स में जाएगा, वैसे भी यहाँ से तो वैसे भी लेस होगा। कितना अमाउंट है? 10 लाख। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए ये लॉस हम ऐड कर देते हैं, लॉस ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। टू बी सेपरेटली कंसिडर्ड। ये सेपरेटली कंसिडर कर लेंगे, ध्यान रखिएगा, वापस से अलाउ होएगा। कितना? ये 3 लाख रुपए। ठीक है, पॉइंट की एडजस्टमेंट जरूर दिखा दीजिएगा। फिर ऐड प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ऐड प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी based on actuarial valuation। कितना? 130 लाख।
ये डिसअलाउ हो रहा है 48(7) के हिसाब से, लेस ग्रेचुटी पेड, ग्रेचुटी आप पे करोगे वो अलाउ हो जाएगी 80 लाख, ठीक है। उसके बाद लेस हो जाएगा एडिशनल कंपनसेशन रिसीव्ड, एडिशनल कंपनसेशन रिसीव्ड बाय योर इंटरिम ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से हटेगा 8.5 लाख रुपए, वर्किंग नोट आप अलग से शो कर दीजिएगा। फिर देखिए आगे, ऐड कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर ऑन लाइसेंस फीस टू ऑब्टेन फ्रेंचाइज, कितना है कैपिटल एक्सपेंडिचर? 80 लाख, ये ऐड बैक हो गया। फिर आगे देखिए, ऐड रॉयल्टी पेड टू एनआर विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, 40A1A, 40A1 के अंदर ये डिसअलाउ हो रही है। कितना अमाउंट है? 15 लाख रुपए। ये हम मान रहे हैं कि इससे पहली बार हमने क्या ये रॉयल्टी ली है। आगे देखिए, इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन लेस हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट ऑफ कन्वर्टेड लोन पेड ड्यूरिंग FY 1920 43B के हिसाब से अलाउ हो जाएगी, जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था। कितनी है ये? 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर देखिए, लेस डेप्रीसिएशन, एक तो 75 लाख है ही है, एक डेप्रीसिएशन ऑन फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज पे डेप्रीसिएशन कितना हो गया? फ्रेंचाइज कितनी थी भैया? कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था ना अपन ने इनकर फ्रेंचाइज पे, 80 लाख थी। 80 लाख का 25% का आधा, आधा क्यों? क्योंकि वो पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। तो 80 लाख का 25%, 20 लाख का आधा, यानी 10 लाख रुपए ये हो गया। एडिशनल डेप्रीसिएशन कितना आ गया? एडिशनल डेप्रीसिएशन आ गया, आपने कैलकुलेट किया था ऊपर, कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 35 और 105, 140 लाख, 140 लाख, एक करोड़ 40 लाख ही हो गया। एक लेस हो गया इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ये तो भूल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस कितना आ रहा है आपका? इन्वेस्टमेंट अलाउंस देखिए, इन्वेस्टमेंट अलाउंस कितना आ रहा है? इन्वेस्टमेंट अलाउंस आ रहा है आपका 75 लाख। और देखिए आगे, ये 2 पॉइंट हो गए, ये दोनों ही गए, ठीक है, ये वाला हो गया। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, और इसमें से लेस कर देना ऑर्डिनरी बिजनेस लॉस
for trading in futures and options. फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हो गया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर? 3 लाख का था शायद, ऐड किया था ना अपन ने, लॉस 3 लाख रुपए का। ये नॉट रिगार्डेड एज स्पेक्यूलेटिव, नॉट रिगार्डेड एज स्पेक्यूलेटिव। तो ये जोड़ लीजिए, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। 247 1 2 1 2 3, ठीक है, 72 लाख हो गए प्लस 72, ठीक है, प्लस 3 लाख माइनस 10 लाख प्लस 3 लाख प्लस 130 लाख माइनस 80 लाख माइनस 8,50,000 प्लस 80 लाख प्लस 15 लाख माइनस 77 लाख माइनस 10 लाख माइनस 24 लाख मान लें, माइनस 10 लाख सॉरी, माइनस 140 लाख और माइनस 75 लाख। ये आ जाते हैं 14950। कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, इसकी चेक कर लीजिएगा अपने लेवल पे। माइनस 3 लाख तो 14650 ये आ जाती है आपकी बिजनेस इनकम, ठीक है। कैपिटल गेन्स के दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, ये टैक्सेबल नहीं होगा। 200% सब्सिडरी 47.4 का रेफरेंस दे दीजिएगा। इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। और इंटरिम कंपनसेशन ये भी टैक्सेबल नहीं होगा 45.5 के हिसाब से। जब फाइनल कंपनसेशन मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गए 1,46,50,000। तो इस तरह से आपको टोटल इनकम निकालनी है। तो ये टोटल इनकम का आ रहा है आंसर। एक एक पॉइंट वेरीफाई कर लीजिएगा दोबारा से। पहला पॉइंट है 45 लाख रुपए, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसलिए इसकी कोई एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपन ने लिख ही दिया। दूसरा पॉइंट डेप्रिसिएशन का 72 लाख ऐड हो गए। फिर तीसरा पॉइंट है 3 लाख रुपए का पब्लिक इशू एक्सपेंडिचर कैपिटल है, डिसअलाउ हो जाएगा। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये यहाँ टैक्स होगा नहीं और कैपिटल गेंस में भी टैक्सेबल नहीं होगा, ट्रांसफर के एम्बिट में नहीं आ रहा, 10 लाख एडजस्ट हो जाएंगे। लॉस 3 लाख रुपए का, ये मैन्युफैक्चरिंग लॉस नहीं है, एड बैक करके जनरल बिजनेस लॉस में से अलाउ हो जाएगा। आगे प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी 130 लाख जोड़ के एक्चुअल ग्रेचुटी 80 लाख लेस हो जाएगी। इंटरिम कंपनसेशन पे जो अवार्ड एडिशनल कंपनसेशन इंटरिम ऑर्डर है, इसलिए पीजीबी में से हट जाएगा और कैपिटल गेंस में टैक्सेबल होगा नहीं। उसके अलावा लाइसेंस फीस 80 लाख रुपए ऐड हो जाएगी और उस पर डेप्रीसिएशन हाफ ऑफ ब्लॉक रेट से अलाउ हो जाएगा। 25% रेट है इंटेंजिबल्स पे, ठीक है। 15 लाख रुपए है लॉफ्ट सॉफ्टवेयर के, 15 लाख रुपए सॉफ्टवेयर के जो एक्सपेंसेस है रॉयल्टी, जिस पे आपने टीडीएस नहीं काटा, वो एडबैक हो जाएगी। और कॉरपोरेट में 2 लाख रुपए का ये लेस हो जाएगा। कन्वर्टेड लोन जो पे किया है आपने, 75 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट अलाउंस और एडिशनल डेप्रिसिएशन लेस होके ये बिजनेस इनकम आ रही है और ये आ रही है आपके एक तरह से टोटल इनकम। तो ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम के अंदर। तो इट वाज, सारे पॉइंट्स वो हैं जो अधिकतर ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। ऑल द पॉइंट्स हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। यू कैन इजीली स्कोर से
पेपर बहुत इजी है और अच्छे से आप मार्क्स इसका स्कोर कर सकते हैं।